Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of administration in पंचायती राज। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज में हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंचायती राज वर्क्स। ठीक है, देखिए लास्ट दो क्लासेस में हमने देखा क्या था, हमने देखा द इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया एंड पर से इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो। आज हम लोग देखेंगे अब कि कैसे वो छत्तीसगढ़ में आता है, कि मध्य प्रदेश के कौन से एक्ट से हम लोग छत्तीसगढ़ में पंचायती राज सिस्टम लेके आते हैं, कौन से ईयर पे आता है एंड फर्दर मोर। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इट इज डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटर, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया में सेंटर एक गवर्नमेंट है ऊपर, ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, एक फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन बॉडीज। ये हम लोग इतना डिवीजन करते हैं किस पे, एक स्टेट को। अब इस पे कौन कौन से, एक कंट्री को हमारे, ठीक है, यही जो है हमारा। अब देखना है हमको कौन कौन से जो स्टेट सेंटर हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू एडमिनिस्टर होते हैं। तो सेंटर जो है उसके बारे में जो चीजें दी गई हैं वो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। किस पे, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वैसे ही जो चीजें स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, वो दिया है पार्ट 6 में। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्ट 5 में क्या दिया है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्ट 6 में क्या दिया हुआ है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है, एक हिसाब से आप हम पढ़ेंगे इसको और एलोबरेटिवली पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में। इसके बाद जो हम लोगों को आज बेसिकली इंपॉर्टेंटली आज पढ़ना है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारा आने वाला टॉपिक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था द मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट दैट इज चूजन बाय द पीपल एंड द by the elected member of the and the member is elected by the people, by the ग्राम सभा। ठीक है, तो ये होता है आपका पार्ट 9 में। जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कौन से पार्ट में है, तो वो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। एंड ये कब आया था, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। देन द नेक्स्ट इज अर्बन बॉडीज। अर्बन बॉडीज ये आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया था इन द पार्ट 9A। किसमें आया था, पार्ट 9A में। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब देखते हैं व्हाट टेंड्स टू किसको बोला जाता है रूरल एरिया और किसको बोला जाता है अर्बन एरिया। मतलब कि किसको शहर माना जाता है और किसको गांव माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, अगर एक पर्टिकुलर जगह पे जैसे लिखा हुआ 75% प्लस पीपल इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, अगर एक कोई पर्टिकुलर एक गांव है उसमें 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। ठीक है, उसमें कहीं 75 पीपल जो हैं वो या तो फिर एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी क्या होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इन एग्रीकल्चर फील्ड, देन जो आपका फर्टिलाइजर जो प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं ये हो गए। आपका मंडीज जो होती हैं ये सब तो एपीएमसी होती है, मंडीज होती हैं, ये सारे रिलेटेड हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं, आपके एनिमल्स होते हैं, ब्रीडिंग होती है, ये सारी चीजें जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही आती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे 75% पीपल ऑफ दैट प्लेस आर डूइंग द एक्टिविटी, वो जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जो काम है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, तो उसको हम बोलेंगे क्या, रूरल एरिया। उसको हम बोलेंगे क्या, गांव, दैट इज रूरल एरिया। ठीक है, अब यही रूरल एरिया के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, तो वो है पार्ट 9 में। ठीक है, और इन द पार्ट 9, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या हो गया, रूरल। अब हम देखते हैं अर्बन किसको बोला जाता है, तो सिमिलरली उल्टा हो जाएगा इसमें। 75% पीपल इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब अगर 100 लोग उस एक पर्टिकुलर जगह पे हैं, एक सिटी पे हैं, उसमें 75 लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जा रहे हैं, वो कुछ और काम पे इंडस्ट्रीज पे जा रहे हैं, बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तब उस जगह को आप क्या बोलेंगे, उस जगह को बोलेंगे आप अर्बन एरिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को बड़ा क्लियर होना चाहिए।
एक बार और मैं समझा देता हूँ। ये बहुत देखिए, जो अभी की क्लासेस है ना, आज की और कल की क्लासेस जो होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बेस तैयार करेंगी। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप याद करते रह जाएंगे, क्वेश्चन गलत होंगे। अच्छा गाइज, मैं यहाँ पे देखिए मेरी पहले की क्लासेस आप लोगों ने देख रखी है, सारे क्लासेस में मैं नोट्स लिखता जा रहा था साथ साथ में। यहाँ पे मैं इतना क्रिस्पली, इतने अच्छे से नोट्स को पहले से इसलिए प्रिपेयर करके रखा हुआ हूँ, स्क्रीन पे करवाया हमने, कि रीजन ये है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा घूमना ना पड़े, नोट्स बड़ा क्रिस्प होना चाहिए इसमें, और ये मल्टीपल रिवीजन वाला नोट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, अब आगे पढ़ते जाएंगे तो आर्टिकल 243 के बारे में, ABCDEFGHIJK, तो आपको दिखेंगे कि हर चीज में एक निटिगिटीज, बहुत छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंसेस कब आपको समझ आएंगे? जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे। आप क्या करेंगे? मल्टीपल रिवीजन करेंगे। आपको तब समझ आएगा कि ये छोटी सी चीज इस पर्टिकुलर जगह पे अलग है। ठीक है, तो इसीलिए हमने नोट्स जो प्रिपेयर किया है, आई बेट कि ऐसा नोट्स आप लोगों को कहीं भी इंग्लिश में तो अवेलेबल होगा ही नहीं, क्योंकि हमने बड़ा चार्ट वे में चार्ट बना बना के यूज किया है, सो दैट वो आपके माइंड मैप में बैठ जाए चीजें। ठीक है, हमने एलेबोरेटिवली पैराग्राफ पैराग्राफ में नहीं दिया है। देना चाहते तो हम भी कर सकते थे, एक PDF पैराग्राफ में बना के, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा चीज नहीं है। बट ऐसी चीजें, ऐसा नोट्स आपके पास प्रिपेयर्ड रहेगा तो आपको मेहनत कम लगेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने अभी देखा एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें हमने समझा कि 75% पीपल अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे? रूरल एरिया। क्या बोलेंगे? रूरल एरिया, गांव तब बोला जाएगा। ठीक है उसको, और इसको एडमिनिस्टर किस पे किया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 से। ठीक है, एडमिनिस्टर पार्ट 9 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। देन द नेक्स्ट इज 75% ऑफ द पीपल अगर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में है, आप समझ रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, तब आप बोलेंगे उसको अर्बन एरिया, और इसको एडमिनिस्टर करते हैं विद पार्ट 9A। ठीक है, विद 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था ये। चलिए, अब हम देखते हैं इसको और एलिबरेटिवली, क्योंकि हम लोग का अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा पहला वो होगा, हम क्या करेंगे? पंचायती राज में रूरल इकोनॉमी के बारे में ही पढ़ेंगे, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये सब। तो हम अब देखते हैं रूरल, फिर बाद में हम अर्बन पढ़ेंगे, तब मैं ऐसा आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, पहले ये टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे म्युनिसिपैलिटीज वाला टॉपिक। ठीक है, तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरिया, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन प्रोविजंस के थ्रू होता है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या फिर द लॉज पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कौन कौन से यूज करती है हमारी गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। क्वेश्चन आता है और आ भी आएगा, कभी ना कभी आपको ये सारे क्वेश्चन दिखते रहेंगे। अच्छा, हमारे नोट्स में अगर कोई भी पॉइंट है तो आप मान के चलिए ये कभी ना कभी पंचायती राज में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इतना क्रिस्प है नोट्स ये, तो आपको कुछ भी इसमें से एलिमिनेट नहीं करना है, हर चीज एलिमिनेटेड है इससे जो नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए इंडिया में, हमारे देश भारत में, इंडिया में आपको एडमिनिस्टर होता है विद पार्ट 9, हमने बता दिया आपको क्या? रूरल एरिया। और ये आया किसे था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, वैसे ही छत्तीसगढ़ हमारा राज्य जो है, हमारा स्टेट जो है, वो किससे क्या होता है? एडमिनिस्टर होता है। तो वो एक लॉ है जो है आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993। ये जो जनरल एरिया है, जनरल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ है, वो इस पर्टिकुलर एक्ट से ही एडमिनिस्टर होता है। और यही छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट जो है, उसमें 1993 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993 था। छत्तीसगढ़ सन 2000 के पहले क्या था? बिफोर 2000 छत्तीसगढ़ वॉज MP के साथ था, मतलब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक ही था। जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तो ये पंचायती राज एक्ट जो है 1993 का, जिसको बोला जाता था मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट, उसी से हमने सारे प्रोविजंस रिलेटेड टू द पंचायती राज लिए, और उसको हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पास करके उसको छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 का नाम दिया। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में आएगा तो ये हो सकता है कि पंचायत, आपको लगेगा छत्तीसगढ़ तो बना है 2000 में, 2000 के बाद, 2000 AD के बाद, तो आपको लगेगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट, अगर आपको क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट, तो कि आपको लगेगा कि 2000 होना चाहिए और 1993
इज द रॉन्ग आंसर, बट आपको यहां दिख रहा है कि द छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 जो है वही राइट आंसर रहेगा, बिकॉज ये एमपी पीआरए 1993 से लिया गया है, ठीक है। देन द शेड्यूल, ये जनरल एरिया जो है वो इसके थ्रू एडमिनिस्टर होते हैं। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ शेड्यूल एरिया। अब शेड्यूल एरिया जो होते हैं उसको गवर्नर ऑफ जो स्टेट होते हैं वो उसको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेज के उसको डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल एरिया है। तो उन शेड्यूल एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए एक एक्ट है, पेसा एक्ट, ठीक है। ये पेसा एक्ट क्या होता है, तो आपको मैं बता, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, ठीक है। 1996 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं, मैं पूरा आपको डीपली बताता हूं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वर्ड का मतलब समझते हैं, किसका मतलब समझते हैं, शेड्यूल एरिया का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। तो हम ये जो वर्ड है शेड्यूल एरिया, ये क्या है। देखिए हर बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसे ही पढ़ते हुए निकल जाएंगे शेड्यूल एरिया तो आप बाद में भूल जाएंगे। तो देखिए अब डीपली देखिए क्या है, व्हाट आर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। The Constitution of India places tribal dominated area in certain states under two schedule। दो schedule के अंदर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्राइबल एरिया को डिवाइड करता है। पहला स्केड्यूल है फिफ्थ स्केड्यूल। कौन सा स्केड्यूल है, तो फिफ्थ स्केड्यूल, ठीक है। और द सेकेंड इज सिक्स्थ स्केड्यूल, ठीक है। अब इन दोनों पर्टिकुलर फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्केड्यूल में डिफरेंसेस क्या हैं, तो देखिए सबसे बेसिक डिफरेंस मैं आपको एक बता रहा हूं। फिफ्थ स्केड्यूल एरिया आर दोज एरिया वेयर ट्राइबल, वेयर जो आपके ट्राइबल जो जो एरिया जो है वो ट्राइबल एरिया होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के, उन स्टेट्स के उन एरियाओं को बोला जाता है फिफ्थ स्केड्यूल एरिया, जो 10 स्टेट्स में है। अब जो एरिया आपका सिक्स्थ स्केड्यूल में आता है उसमें 4 पर्टिकुलर स्टेट हैं। जो स्टेट है आपके कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। कौन कौन सा, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट में आने वाली, यही 4 स्टेट, इसमें मणिपुर नहीं आएगा और 7 सिस्टर्स में, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और कोई स्टेट नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको जीएस में पूछा हुआ है काफी बार और आपका बार बार कंफ्यूजन होगा इस पे। क्या क्या नहीं आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, याद करिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 है, ठीक है। मणिपुर में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको याद करना है तो मैं बता देता हूं, ऐसे याद कर लीजिए, एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, मनी नहीं है, तो इससे आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम, और मनी नहीं है तो मणिपुर इज नॉट देयर, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाएगा, और मेघालय तो है ही है, ठीक है। तो ये मनी बस नहीं है तो याद रहेगा, तो आप लोग यहां से क्लियर आंसर ला पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्केड्यूल में डिफरेंस देखते हैं। एरिया अंडर दिस कैटेगरी, द एरिया अंडर द फिफ्थ स्केड्यूल के जो आते हैं स्टेट्स, उसको बोलते हैं हम लोग स्केड्यूल एरिया। तो जो यहां पे मैं बात कर रहा था आपका स्केड्यूल एरिया की बात, ये वही एरिया है जो फिफ्थ स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। अब इसमें क्या, इसीलिए स्केड्यूल एरिया उन्हीं एरिया को बोला जाता है जो फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर है। एरिया अंडर दिस कैटेगरी आर कॉल्ड एज ट्राइबल एरिया। अगर आपको क्वेश्चन में ट्राइबल एरिया वर्ड आ रहा है तो वो बात कर रहा है सिक्स्थ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सिक्स्थ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप 4 स्टेट की बात करते हैं, दैट इज असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक चीज क्लियर किया मैंने अभी, स्केड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया का डिफरेंस। जो चीजें फिफ्थ स्केड्यूल में जो जगहें हैं वो स्केड्यूल एरिया, और स्केड्यूल 6 में जो चीजें हैं वो है ट्राइबल एरिया, ठीक है। कौन कौन से स्टेट आते हैं फिफ्थ स्केड्यूल में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। और यहां तो मैंने आप लोगों को बता दिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी इन स्केड्यूल एरिया डू नॉट परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज डायरेक्टली एंड डू नॉट हैव मच ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटोनॉमिस, देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे पंचायत होगी, यहां पे देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाती है। तो जो स्केड्यूल एरिया है उन जगहों पे आपको दिखेगा वहां पंचायत होगा, ग्राम सभा होगी, वहां एडमिनिस्टर करने के लिए कोई एक हेड होगा और वहां सेक्रेटरी होंगे और सारी चीजें होती हैं, जैसे जनरली पंचायती राज सिस्टम वर्क करता है
बट सम ऑफ द एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो होता है उसके उतने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होते, बट यहाँ देखिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ट्राइबल एरिया है मच ऑटोनॉमी। जो ऑटोनॉमस, देखिए नाम ही है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो मतलब उनके पास ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, खुद का पावर होता है। तो ये क्या हो गया, ऑटोनॉमस, इनके पास काफी ज्यादा पावर होते हैं किसके लिए, गवर्नेंस ऑफ द स्टेट के लिए। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरिया इज एप्लीकेबल हियर। तो यही पेसा एक्ट जो है, ये देखिए स्केड्यूल एरिया में मैंने बताया ना पेसा एक्ट, तो ये पेसा एक्ट कहां होता है आपका, तो फिफ्थ स्केड्यूल एरिया में। पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरिया इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल हियर एज दीज एरिया ऑलरेडी हैव ऑटोनॉमी इन देयर सेल्फ गवर्नेंस। पेसा एक्ट से क्या होता है, देखिए कोई स्केड्यूल एरिया है वहां पंचायत का एक्सटेंशन करते हैं विद सम ऑफ द एक्सेप्शंस, इसलिए पेसा एक्ट को लाया गया 1996 में कि जो आपका कल्चर है, जो ट्राइबल इकोनॉमी है, वो ज्यादा हैम्पर ना हो और वहां के लोग ही उस पर्टिकुलर जगह के लिए क्या करें, लॉज बनाएं और चीजें पंचायत पे रखें। बट वहीं आप देखेंगे कि अब जब हम ट्राइबल सिक्स्थ स्केड्यूल की बात करते हैं तो वहां तो पहले ही ऑटोनॉमस जो काउंसिल है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसके पास काफी ऑटोनॉमी है, उनके पास पावर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के लिए, लॉज बनाने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, ट्राइबल ऑटोनॉमस सिक्स्थ स्केड्यूल एरिया के लिए। तो यहाँ पे पेसा एक्ट के इंप्लीमेंटेशन का उतना जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं पेसा, पेसा 3-4 बार देख लिया हमने, बोल लिया, तो पेसा एक्ट है क्या। तो ये पेसा एक्ट काफी लंबा टॉपिक है, मैं आपको इन जनरल थोड़ा सा की ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूं, ठीक है, समझिए। की ऑब्जेक्टिव ऑफ पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, कब आया था ये, 1996, पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा, समझे आप, सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा, सबसे पहला ग्राम सभा क्या करेगी, गवर्न करेगी। प्रिवेंट पंचायत एट हायर लेवल फ्रॉम एज्यूमिंग पावर ऑफ पंचायत एट लोअर लेवल, ठीक है, ये हो गया। एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 विथ मॉडिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि पार्ट 9 का एक्सटेंशन तो हो, बट ये जनरल एरिया के जैसा ना हो, भाई ट्राइबल एरिया है, उनकी कुछ नीड्स हैं, उनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये वही है कि एक्सटेंशन हो बट ये कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है। देन क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, मैंने बताया ना भाई, किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी ट्राइब का कहीं कोई काम है बैम्बू से रिलेटेड और आप बोलेंगे बैम्बू काटने नहीं देंगे हम, तो उसका रीजन ये होगा कि वो ट्राइब फिर इकोनॉमिकली सप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। तो वो इसीलिए ये बोला जा रहा है वहां की ग्राम सभा तय करेगी क्या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो वहां के हैं, जो जो कस्टम भी है, ये तो मैंने एक इकोनॉमिकल बता दिया, रिलीजियस कस्टम्स भी हैं काफी सारे, ठीक है। तो वो सारी चीजें इनसे रिलेटेड जो है, इसलिए पेसा एक्ट को उन इलाकों में लाया गया कि उन जो पर्टिकुलर ग्राम सभा के लोग हैं जो कि मैक्सिमम ट्राइबल ही होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, दे विल हैव द स्टेक फॉर मेकिंग द कस्टम्स एंड जो फ्रेमवर्क है अपना, लॉज जो है अपना फ्रेम करने के लिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज सेफगार्ड ट्राइबल ट्रेडिशन एंड कस्टम, मैंने वही बताया आपको अभी। तो पेसा एक्ट का आपको समझ आया कि क्यों पंचायत एक्सटेंशन टू द ट्राइबल शेड्यूल एरिया बोला गया है, क्योंकि हमको पंचायत को पूरे इंडिया में लाना था, बट जब स्टार्टिंग में लाया गया तो ट्राइबल्स वर हैविंग दैट एनिमोसिटी, तो उसको हटाने के लिए क्या किया गया, ये एक्सटेंशन विद सम ऑफ द मॉडिफिकेशन दैट आर सुटेबल टू द ट्राइबल्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, तब ये क्या हो पाएगा एक्सटेंशन, ये इसीलिए लाया गया था पेसा एक्ट को, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन से एक्ट से या कौन से लॉ से आता है आपका ये सारी चीजें गवर्न होती हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993 था एक, ठीक है, इसी से लिया गया है हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993। ये 1993 रेड में है और इसको काफी अच्छे से लिखिएगा और ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। तो जो ये मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट है, ये मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कब किया, तो 30 दिसंबर 1993 में। देखिए 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट आता है और उससे आता है आपका पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमको हर स्टेट में एक अच्छा 3 टायर गवर्नमेंट बनाने की बात की जाती है। तो उसी के बाद क्या होता है, 30th जो फर्स्ट स्टेट होता है छत्तीस इंडिया में, वो होता है मध्य प्रदेश, जिसने उस पर्टिकुलर पार्ट 9 के थ्रू 73rd अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया था, पहला ये स्टेट था जिसने ये पास किया था लॉ, दैट इज मध्य प्रदेश स्टेट
लेजिस्लेचर ने पास किया था एमपी पंचायती राज 1993 और इसमें गवर्नर का साइन हुआ था 24 जनवरी 1994 एंड इंप्लीमेंट कब हुआ था 25 जनवरी 1994 में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी वो इंप्लीमेंट हो ही गया था क्योंकि वी वर द पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 का जो एक्ट है उसमें एडॉप्शन ऑफ लॉ कब हुआ। अब यहां तो भाई कोई पास तो हुआ नहीं, मतलब कुछ फ्रेमवर्क तो नहीं बनाया ना, तो यहाँ एडॉप्शन कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद 7 जून 2001 में गवर्नर ने इसको साइन करके एडॉप्शन का डेट है ये। ठीक है, उसके बाद ये पब्लिक गजेट में आता है और ये कब आता है 18 जून 2001 में, और एडॉप्ट एक्चुअल में कब होता है 1 नवंबर 2001। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ बनने के बाद 1 नवंबर के दिन, जिस दिन बना था छत्तीसगढ़, उसी टाइम पे ये जो पास है लॉ जो है आपको उसी दिन पे, मतलब टाइम तो नहीं, 1 साल बाद ये क्या होता है अडॉप्ट होता है। ठीक है, तो ये कौन सा, ये इन चीजों को आप लिख लेंगे और ये याद करने वाली चीजें हैं, इसमें ज्यादा समझाने की चीजें हैं नहीं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इन डीप द छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993। तो देखिए ये क्वेश्चन में काफी बार आता है, एकदम क्लियर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 एक बुक है, वो एक संविधान है, किसके लिए, पंचायत के लिए, और उसमें आपको मिलेंगे 15 चैप्टर्स। कितने चैप्टर, 15 चैप्टर हैं उसमें, 4 स्केड्यूल हैं उसमें, कितने, 4 स्केड्यूल, 132 सेक्शन एंड 29 सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन में एकदम आ सकता है किसी भी पेपर में, अभी आने वाले 5-6 पेपर जो होने वाले हैं आपको एकदम टिप्स में होना चाहिए। क्या क्या बोला मैंने, 15 स्केड्यूल, सॉरी 15 चैप्टर, 4 स्केड्यूल, 29 सब्जेक्ट, 132 सेक्शन। ठीक है, अब यहां पे आप एक नोट लिख सकते हैं कि देयर जो ये अब पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1 नवंबर 2001 में जो अडॉप्ट होता है, उसके बाद उसमें 3 अमेंडमेंट होते हैं। उसमें एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां होता है, तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है आपका 4 जून 2004 में रायपुर पे होता है। और फर्स्ट इलेक्शन कब होते हैं उसमें, तो टोटल कितने अमेंडमेंट हुए, 3। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां हुआ, रायपुर में, कब हुआ, तो जून 4 2004। और इसके ही बाद आपका 2005 में पहला इलेक्शन होता है छत्तीसगढ़ में विद दिस छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट। तो मैंने अभी क्या बताया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट में आपके 15 क्या है, चैप्टर हैं, 4 स्केड्यूल हैं, 29 सब्जेक्ट हैं और 132 सेक्शन है। ठीक है, चलिए अब ये आप लोग को जो 15 चैप्टर मैंने बताया वो चैप्टर के नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है प्रिलिमिनरी। ठीक है, प्रिलिमिनरी, टंग स्लिप हो जा रहा है, हाँ। देन सेकंड इज ग्राम सभा। इसमें 1-2 जो है सब सेक्शन जो 1-2 इसके अंदर है, ग्राम सभा के अंदर 3-7 है। देन द थर्ड चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, जिसमें 8 से लेके 41 सेक्शन है। फिर हमारा फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्शन, इसमें 42 से 43। देन एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ पंचायत एंड प्रोसेस ऑफ मीटिंग। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लीजिए, अभी लिखते चलिए। पांचवा क्या है, प्रोसेस ऑफ मीटिंग। देन द सिक्स्थ इज फंक्शन ऑफ पंचायत, जिसमें आपका 49 to 61 सेक्शन है और 6A बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनीज। ठीक है, देन द सेवेंथ इज प्रॉपर्टीज एंड फंड ऑफ पंचायत। ठीक है, 62 से 68 इसमें बात होगी। देन द एट्थ वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, बजट एंड अकाउंट्स। नाइन्थ क्या है, चैप्टर टैक्सेशन के ऊपर है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग एकदम टेंशन नहीं लेंगे, अभी ब्रॉडली आप समझिए क्या क्या है। 10th इज कंट्रोल, 11th इज रूल्स एंड सब लेजिस्लेशन, देन द 12th इज पावर, 13th इज मिसलेनियस, 14th इज ऑडिट एंड 15th इज रिपील सेक्शन। ठीक है, तो यहां तक देखिए 132 आ गया, 132 तो यहां तक हमारा सब सेक्शन पूरे के पूरे यहाँ पे सेक्शन जो है इसी के अंदर, ये चैप्टर के अंदर होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग पूरा आने वाले क्लासेस में इन्हीं को पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, डीपली पढ़ेंगे हम लोग चीजों को। इसके बाद ये आप स्केड्यूल देख रहे हैं, तो स्केड्यूल मैंने बताया 4। ठीक है, तो पहला स्केड्यूल क्या बोलता है, फर्स्ट स्केड्यूल है आपका वो क्या है, स्केड्यूल
फर्स्ट। तो यहां पे कंपलसरी टैक्स के बारे में बात होती है, किसके बारे में? कंपलसरी टैक्स। अब ये कंपलसरी टैक्स जो है इंपोज किया जाता है बाय ग्राम पंचायत, और कंपलसरी टैक्स दैट इज इंपोज बाय जनपद पंचायत। तो स्केड्यूल 1 में इनके बारे में जानकारी क्या? कंपलसरी टैक्स दैट इज इंपोज बाय ग्राम पंचायत एंड जनपद पंचायत। इसके बाद दूसरा आता है अल्टरनेट टैक्स। इसमें भी अल्टरनेट टैक्स बाय ग्राम पंचायत एंड जनपद पंचायत, स्केड्यूल 2 में है। ठीक है, जो 4 स्केड्यूल मैंने बताया, फिर वैसे थर्ड स्केड्यूल में आपका है अदर फीस रिलेटेड टू द विलेज, ये इनके बारे में। देन द फोर्थ इज मेंशन ऑफ 29 वर्क्स गिवन बाय पंचायत, जो अलग अलग काम डिवाइडेड है उनके बारे में इस फोर्थ स्केड्यूल में है। तो क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है फर्स्ट स्केड्यूल में क्या है, तो क्या है आपका? कंपलसरी टैक्स के बारे में बात हुई, जनपद एंड ग्राम। सेकेंड स्केड्यूल में क्या है? तो आपका अल्टरनेट टैक्स के बारे में, सेम ग्राम पंचायत एंड जनपद पंचायत। थर्ड में हमने फीस के बारे में बात की, जो एडिशनल अदर फीसेस हैं, और चौथे में बात की द 29 डिफरेंट वर्क्स दैट आर डिवाइडेड बाय पंचायत। अब देखिए, अब स्टार्ट होने वाला है हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल 243 को पढ़ेंगे। इसके बाद उसी में हम लोग पूरा कवर अप करेंगे क्यूमुलेटिवली। तो सबसे पहले आप देखिए द 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस। यहां से आपको कंफ्यूजन अब तक खत्म हो चुकी होगी। सबसे पहला यूनियन गवर्नमेंट की बात की हमने, दैट इज सेंटर। क्या है यूनियन गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट इन द सेंटर ऑफ, जो हम लोग बोलते हैं ना, यूपीए की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही वो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, जिनके इलेक्शंस अभी हुए थे ना। ठीक है, देन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका, जो अभी छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट है, जैसे भूपेश बघेल की गवर्नमेंट जी की गवर्नमेंट थी, अभी साय जी की गवर्नमेंट है, ये आपका सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नेंस है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। अब यही स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड होता है लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, और जब आप देखेंगे ये कैसे डिवाइड होता है, तो म्युनिसिपैलिटीज जो अर्बन एरिया है या सब अर्बन एरिया है, उन जगहों पे देखेंगे हम म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। और जो रूरल एरिया है, जो मैंने अर्बन और रूरल का आपको कंसेप्ट बताया था ना, तो रूरल एरिया जो है, जिसमें 75% वाला कंसेप्ट था कि 75% एग्रीकल्चर में है तो रूरल एरिया है, 75% नॉन एग्रीकल्चर में है तो अर्बन एरिया है। तो अर्बन एरिया जो होंगे उनमें म्युनिसिपैलिटीज होंगी, और जो रूरल एरिया होंगे उसमें पंचायत होंगे। अब यहां देखिए आप, नेशनल मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, अर्बन और रूरल। अर्बन जो है वो डिवाइड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड कंटोनमेंट बोर्ड। इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब ये पूरा पहला वाला टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, तो इसको अब इतना ही बस लिख लीजिएगा अपना, आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप इतना लिख लीजिएगा बस। ठीक है, तो ये चार्ट में आपको कंफ्यूजन दूर रहेगा। क्या क्या बोला? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड कंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, अब रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट में क्या रहता है? तो जिला परिषद। ब्लॉक में क्या रहता है? एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, और ब्लॉक्स के अंदर आपके विलेज होते हैं। क्या होते हैं? विलेज। ठीक है, समझ गया? ठीक, तो ये जो विलेज है ना, इसके अंदर ये होते हैं ग्राम पंचायत। इसमें ये जो ब्लॉक होते हैं उसमें होता है पंचायत समिति। ठीक है, और जनपद पंचायत। और ये जो आपका है पूरा जिला, उसमें होता है जिला पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा वर्क करता है एक अपवर्ड चैनल में। अब हम देखते हैं, चलिए सबसे पहला ग्राम सभा के बारे में। सबसे लोएस्ट बॉडी है और सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डेमोक्रेटिक बॉडी ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जो ग्राम सभा वाला टॉपिक है इसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं अभी। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं। क्लास काफी ज्यादा लंबी हो रही है, तो उससे अच्छा है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को, नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो गाइज, आप लोगों को कहीं क्लासेस अच्छी लग रही हैं? क्या लग रही है? क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक बटन दबाइए। अच्छा, और अगर लग रहा है आप लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं और पहले की क्लासेस कर लिए हैं, आपको कोई लग रहा है कि किसी को हेल्प हो सकता है इन क्लासेस, पर्टिकुलर क्लासेस से, तो आप इन क्लासेस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट ये इनको भी ये बेनिफिट मिले, एक क्रिस्प नोट्स मिले इंग्लिश में विद द कंटेंट दैट इज नीडेड फॉर द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि बस कंटेंट प्रोवाइड कर दिया हमने, एकदम जो टू द पॉइंट है, आपके पास कम कंटेंट हो बट इतना कंटेंट हो कि आप पेपर क्रैक करने में आपको आसानी हो। इसीलिए बोलते हैं ना, स्मार्ट स्टडी इज इंपॉर्टेंट। देखिए बुक सबके पास है,
नोट्स सबके पास हैं, नोट्स फोटोकॉपी मिल जाएंगे आपको। स्मार्टली एक पर्टिकुलर टॉपिक को डील करना, पढ़ना विद रिस्पेक्ट टू मेंस एंड प्रीलिम्स, ये आपका टास्क होना चाहिए। ये नहीं कि बस सारे नॉलेज को आप ले लें, नॉलेज होना इज गुड, बट अभी आपका एक लौता पर्पस, सिंगल पर्पस है टू क्रैक द एग्जामिनेशन, और उसके लिए आपको क्रिस्पनेस और स्मार्ट स्टडी करनी होगी। और ये नोट्स जो है आपको इन अ वेरी स्मार्ट मैनर हमने जो बनाया है, सो दैट आप जब भी अपना नोट्स पलटे तो आपके नोट्स जो है दिमाग में बैठ जाएं एकदम से। ठीक है, चलिए तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। ठीक है, थैंक यू।